वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। अपना आज का जो टॉपिक है वो इमल्सन के ऊपर। तो इसके अंदर हम इमल्सन की डेफिनेशन देखेंगे, इमल्सन का क्लासिफिकेशन देखेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे इमल्सन की, इमल्सन कैसे बनाया जाता है और इसके टेस्टिंग मेथड कौन कौन से हैं। लास्ट में फिर हम देखेंगे इमल्सिफाई एजेंट के बारे में। अपना जो पहला फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर था वो टैबलेट के ऊपर था, सेकंड था वो कैप्सूल के ऊपर, थर्ड जो अपना लेक्चर था वो था सस्पेंशन के ऊपर। आज हम फिर पढ़ेंगे इमल्सन के बारे में। सबसे पहले हम इमल्सन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इमल्सन इज़ ए बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो देखो लिक्विड डोजेज फॉर्म दो टाइप की होती है, एक होती है मोनोफेजिक जिसके अंदर सिरप और एलिक्सर एग्जाम्पल आता है, और दूसरी होती है बाईफेजिक जिसके अंदर हम सस्पेंशन और इमल्सन के बारे में पढ़ते हैं। मोनोफेजिक में क्या होता है कि एक ही फेज रहती है, पर जो बाईफेजिक होती है उसमें दो फेज रहती है और दोनों फेज एक दूसरे के साथ इमिसिबल फॉर्म में रहती है। जैसे कि सस्पेंशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल रहते हैं किसी लिक्विड मीडिया के अंदर, इसी तरह इमल्सन में क्या रहते हैं, दो लिक्विड मीडिया रहते हैं। एक लिक्विड मीडिया कम रहेगा जिसके ग्लोब्यूल्स बनेंगे, और दूसरा लिक्विड मीडिया ज़्यादा रहेगा जो अपना क्या कंटिन्यूस फेज रहता है। तो इमल्सन के अंदर क्या छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं, किसी जो कम वाली फेज रहती है उसके वो डिस्पर्स रहते हैं दूसरी लिक्विड मीडिया के अंदर। तो आप नीचे इस डायग्राम से देख सकते हो छोटे छोटे ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं जो इस वाटर वाली फेज के अंदर क्या डिस्पर्स ले रहे हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन फिर से देखेंगे। तो इमल्सन इज़ ए बाईफेजिक सिस्टम इन दैट फाइन ग्लोब्यूल्स ऑफ ड्रग इज़ ए होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट इन द डिस्पर्सन मीडिया। तो देखो ये जो ग्लोब्यूल्स रहते हैं दूसरी फेज के, जो कम वाली फेज है उसके जो ग्लोब्यूल्स होमोजीनियसली रहते हैं, मतलब इन सबके साइज क्या रहते हैं, एक साइज के ही ग्लोब्यूल्स रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कोई छोटा साइज का कोई बड़ा साइज का ग्लोब्यूल, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो सस्पेंशन और इमल्सन अपना अनस्टेबल हो जाएगा। कैसे होगा वो सब हम आगे देखेंगे। अब इमल्सन की ग्लोब्यूल्स की साइज़ की रेंज पूछते हैं तो आप याद रख लो 0.1 to 100 माइक्रो इसकी क्या रहती है, रेंज रहती है। अब हम एडवांटेज देखेंगे और फिर देखेंगे डिसएडवांटेज इमल्सन के। तो एडवांटेज में सबसे पहला एग्जांपल है विटामिन ए इमल्सन का। तो आपको पता है विटामिन ए क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब फैट सोल्यूबल मतलब ऑयल नेचर का ये रहता है। तो ऑयल को जब हम लेते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा रहता है, ऑयल को हम इजीली इंगल्फ नहीं कर पाते हैं। तो हम विटामिन ए को या तो हम सॉफ्ट सेल कैप्सूल के फॉर्म में दे सकते हैं या फिर हम इसका एक इमल्सन बना सकते हैं। मतलब ये ऑयल वाले छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स एक वाटर वाली फेज के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्पर्स कर लेंगे, जिससे कि अपना टेस्ट थोड़ा बना रहेगा और अच्छे से हम विटामिन ए को ले पाएंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो जितने भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आते हैं वो सारे इमल्सन फॉर्म में ही रहते हैं। तो उसके अंदर छोटे छोटे ऑयल वाले ग्लोब्यूल्स होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद मल्टीपल इमल्सन आल्सो यूज एज फॉर सस्टेन एक्शन। तो मल्टीपल इमल्सन भी आते हैं, W/O W, O/W, O/W ऐसे आते हैं। सब हम आगे देखेंगे टाइप ऑफ इमल्सन में। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इम्प्रूव द बायो अवेबिलिटी ऑफ ग्रीसियोफ्लोविन। इसके बारे में एग्जाम पूछा गया है। ये जो ग्रीसियोफ्लोविन ड्रग है एंटी फंगल ड्रग है, इसको जब हम फैट के साथ लेते हैं तो इसकी बायो अवेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब हमने सोचा कि जब फैट के साथ लेते हैं तो बायो अवेबिलिटी बढ़ जाती है तो क्यों ना हम इसका एक इमल्सन बना दे। तो हम ऐसा इसका इमल्सन बनाते हैं, ऑयल वाले ग्लोब्यूल्स के साथ इस ड्रग को मिक्स कर लेते हैं, फिर इसका इमल्सन फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी बायो अवेबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन सी ड्रग का बायो अवेबिलिटी या फिर इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है विथ फैट, तो वो है ग्रीसियोफ्लोविन। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसका डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि ये बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है तो ये अनस्टेबल है। इसमें कई बार इमल्सन ब्रेक हो जाता है, क्रैकिंग हो जाता है, कोलेसेंस बन जाते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम टाइप ऑफ इमल्सन देखेंगे। तो टाइप ऑफ इमल्सन में हम डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फेज। तो आपको पता है दो टाइप की फेज रहती है इमल्सन के अंदर, तो उस फेज के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया गया है। अगर किसी इमल्सन के अंदर वाटर वाली फेज ज़्यादा है तो उसको O/W, जो भी फेज ज़्यादा रहती है उसको नीचे रखते हैं। तो जैसे वाटर फेज ज़्यादा है तो O/W बोलते हैं, और अगर ऑयल फेज ज़्यादा है तो W/O इमल्सन आता है। मतलब जिसके अंदर क्या रहेगा, इस तरह ऑयल ज़्यादा है और कुछ ग्लोब्यूल्स वाटर के हैं। जैसे O/W में क्या है, ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं छोटे छोटे और वाटर की फेज में डिस्पर्स है। तो इस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, जो फेज ज़्यादा है वो नीचे रहती है। और अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि O/W जिसमें वाटर की फेज ज़्यादा है तो उसमें जो इमल्सिफाई एजेंट यूज किए जाएंगे तो उनका HLB वैल्यू क्या रहेगा, तो 8 से 16 रहेगा। वो हम पीछे एक बार और से रिवाइज करेंगे। तो 8 से 16 अगर हम पूछे एग्जाम में कि भाई
इमल्सन है W/O, जिसमें ऑयल फेज ज़्यादा है, तो उसमें जो इमल्सिफाई एजेंट यूज़ करेंगे तो उनकी HLB वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 3 से 8 के बीच में HLB वैल्यू होनी चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया है कि HLB वैल्यू किस साइंटिस्ट ने डिफाइन की थी, तो एक बैनक्रॉफ्ट साइंटिस्ट है जो भी है, तो उनका रूल है बैनक्रॉफ्ट रूल, उससे हमें पता चलती है HLB वैल्यू। इसमें HLB वैल्यू में हम पोलर नॉन पोलर ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो सब चीज़ हमें नहीं देखनी है, बट आपको बैनक्रॉफ्ट रूल किसके रिलेटिव है, तो वो HLB वैल्यू के रिलेटिव है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सोरेसन इसकी किसने डिफाइन की थी, किसके लिए होती है, तो आप बोलना वो pH के लिए रहती है। तो ये दोनों एग्जाम में पूछते हैं, तो एक साथ याद रख लो। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोब्यूल साइज। जो इमल्सन के अंदर छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स रहते हैं जो कम वाली फेज के, उनके ग्लोब्यूल्स की साइज़ क्या है उसके बेसिस पे भी हम इमल्सन को क्लासीफाई करते हैं। तो पहला जो इमल्सन है वो ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिख जाए कोई चीज़, या इसको हम माइक्रो इमल्सन ही बोलते हैं। तो इस इमल्सन को अगर आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर 2 फेज है, क्योंकि एकदम ट्रांसपेरेंट है, एकदम छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स रहते हैं। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसके ग्लोब्यूल्स की साइज़ क्या रहती है, तो 0.1 माइक्रो से छोटे वाले जो ग्लोब्यूल्स रहते हैं जो आंखों से दिखेंगे भी नहीं, तभी ये ट्रांसपेरेंट है। जो ह्यूमन आई होती है ना, वो 50 माइक्रो से छोटी जो चीज़ होती है उसको नहीं देख पाती, तो ये तो 0.1 माइक्रो से छोटा, मतलब ये तो देख ही नहीं पाएगी, इसीलिए हमें ये ट्रांसपेरेंट लगता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है नैनोमीटर में, तो 10 से 100 नैनोमीटर के बीच में जो ग्लोब्यूल्स रहते हैं उस इमल्सन को हम बोलते हैं माइक्रो इमल्सन या फिर ट्रांसपेरेंट इमल्सन। दूसरा जो इमल्सन है उसको हम बोलते हैं फाइन इमल्सन। फाइन मतलब छोटे छोटे फाइन पार्टिकल टाइप ग्लोब्यूल दिखेंगे, इसको हम मिल्की अपीयरेंस भी बोलते हैं, मिल्की अपीयरेंस, या फिर इसको मैक्रो इमल्सन भी बोलते हैं। इसकी जो रेंज है 1 to 10 माइक्रो के बीच में रहती है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट आपको एक रेंज पता होनी चाहिए कि ग्लोब्यूल की रेंज क्या रहेगी। तो फाइन इमल्सन आया तो मतलब 1 to 10 माइक्रो, इसके अंदर मिल्की अपीयरेंस रहता है, इसको मैक्रो इमल्सन भी बोलते हैं। मैक्रो इमल्सन में और भी ज़्यादा ग्लोब्यूल के साइज बढ़ जाते हैं। ट्रांसपेरेंट या माइक्रो इमल्सन पूछे तो क्या है, 0.1 माइक्रो से भी कम रेंज वाले जो ग्लोब्यूल्स वाला इमल्सन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट इमल्सन। अब जो नेक्स्ट इमल्सन है वो है मल्टीपल इमल्सन। नाम से पता चल रहा है इसके अंदर मल्टीपल फेज रहेगी। तो देखो पहले क्या रहता है कि हम छोटे छोटे वाटर के ग्लोब्यूल्स, वाटर वाली फेज हम ऑयल के अंदर मिक्स करते हैं, फिर हम क्या करेंगे इन दोनों वाली फेज को फिर हम एक लार्ज वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मिक्स करेंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल है ऑयल वाली फेज, इसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, छोटा O/W इमल्सन बनाते हैं, फिर लास्ट में बड़ी ऑयल की फेज के साथ इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो इसका बनाने का पर्पज़ क्या रहता है कि मल्टीपल एक्शन की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं सस्टेन एक्शन या कंट्रोल रिलीज, इस टाइप के इमल्सन बनाने हो, जो मॉडिफाई रिलीज वाले इमल्सन, उसके लिए हम ये सब यूज़ करते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। अब हम इमल्सन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखेंगे, और इन सब टेस्ट के बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो पहले तो आप इनके नाम याद रखना, जैसे कि डाइल्यूशन टेस्ट। ये जो डाइल्यूशन टेस्ट किसके लिए यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए इमल्सन के लिए। अब होता क्या है, जैसे कि आपको इमल्सन आइडेंटिफाई करना है कि वो O/W है या फिर W/O है। तो देखो O/W मतलब वाटर की फेज ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, ये इमल्सन आपको मिल गया, आपको पता है नहीं अभी ये इमल्सन है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, वाटर से इसका डाइल्यूशन करोगे। तो ऑलरेडी वाटर फेज ज़्यादा है और हमने वाटर और डाल दिया, तो होगा क्या, इमल्सन क्रैक नहीं होगा, इमल्सन में कुछ अपीयरेंस चेंज नहीं होगा। तो हमें पता चलता है O/W। सपोज करो ये इमल्सन W/O है, अगर आप वाटर फेज डालोगे तो ये क्या इमल्सन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ऑयल फेज ज़्यादा है। अब आप वाटर और डाल रहे हो तो क्या होगा, ऑयल वाटर की कंसनट्रेशन इक्वल हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर की कंसनट्रेशन बढ़ेगी, तब मे भी फेज डिफरेंसन आ जाएगा, जिससे क्या होगा, इमल्सन क्रैक हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है डाई टेस्ट। तो डाई टेस्ट में क्या होता है, डाई यूज़ करते हैं। तो सपोज़ करो O/W वाला इमल्सन है, आपको पता नहीं है अभी, जैसे आपके आगे इमल्सन है ये, तो आपने क्या इसके अंदर वाटर सोल्यूबल डाई डाली, तो ये इमल्सन है, इसके अंदर वाटर की फेज ज़्यादा है, तभी ये O/W है। छोटे छोटे ऑयल के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं इसके अंदर। तो जैसे आप ये वाटर सोल्यूबल डाई डालोगे तो इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं दिख रहेगा, मतलब जो ये डाई है ये इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी और कलर एकदम कलर अपीयरेंस आ जाएगा एकदम से अलग से। पर अगर आपने इसके अंदर ऑयल सोल्यूबल वाली डाई डाली तो जहाँ पे ऑयल के छोटे छोटे ग्लोब्यूल है वो वहीं पे कलर का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, पूरे इमल्सन में कलर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो हम क्या अलग अलग डाई डाल के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इमल्सन है, इसमें वाटर फेज ज़्यादा है, तो आपने
वाटर फेज ज़्यादा तो वाटर सोल्यूबल डाई डाल दी, जैसे कि मिथाइल ब्लू और अमरंथ ये डाल दी, तो ये कलर इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे वाटर के अंदर। बट अगर आपने इसके अंदर ऑयल सोल्यूबल डाई डाली तो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं वहीं पे ये कलर दिखेगा आपको, वरना ये कलर पूरे में एकदम अच्छे से डिजोल्व नहीं होगा। तो इस बेसिस पे हम डाई के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, इमल्सन का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी डाई वाटर सोल्यूबल है तो कौन सी आपकी ऑयल सोल्यूबल है। तो सूडान रेड और स्कारलेट रेड ये क्या है, ऑयल सोल्यूबल, और मिथाइल ब्लू और अमरंथ क्या है, ये वाटर सोल्यूबल। इसके बाद नेक्स्ट है वो टेस्ट है वो कंडक्टिविटी वाला टेस्ट। तो ये इमल्सन है, इसके अंदर आपने डाला और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाया है जहाँ इससे बल्ब लगा हुआ है, इस टाइप का ये बल्ब है। और आप क्या कर रहे हो कि भाई ये इमल्सन सपोज करो O/W, मतलब वाटर फेज ज़्यादा है, और वाटर आपको पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाटर की ज़्यादा रहती है। तो जैसे आप यहाँ लाइट पास करोगे दूसरे इलेक्ट्रोड से, तो यहाँ से ये करंट यहाँ से पास होकर इस बल्ब में लाइट जल जाएगी, बल्ब अच्छे से लाइट चालू हो जाएगा बल्ब के अंदर। बट अगर ये इमल्सन आपका W/O है जिसके अंदर ऑयल फेज ज़्यादा है, तो ऑयल में क्या है, मे बी ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं होती, तो ये बल्ब अच्छे से नहीं जलेगा। तो ये जब बल्ब अच्छे से नहीं जलेगा तो उससे हमें पता चल जाएगी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम है। तो इसका मतलब क्या है, ये W/O है। अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो क्या O/W इमल्सन है। अब इसके अंदर जो ग्लास यूज करते हो, पायरेक्स ग्लास इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ये सब एग्जाम में नहीं पूछते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी टेस्ट किस डोजेस फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है वो है क्रीमिंग टेस्ट। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस आया है, तो ये टेस्ट किया जाता है। तो इसमें आपको ये याद रखना कि जब ये टेस्ट किया जाता है तो अगर अपना इमल्सन O/W है तो इसमें देखना जहाँ ऑयल है वहीं पे क्रीम का सेटलमेंट होगा। तो देखो यहाँ ऑयल ऊपर है तो क्रीम कहाँ जाएगी, अपवर्ड जाएगी क्रीम। अगर आपका इमल्सन है W/O तो देखो ऑयल कहाँ है, नीचे है, तो यहाँ आपकी क्रीमिंग कहाँ पे होगी, डाउनवर्ड जाएगी। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर W/O इमल्सन है तो वहाँ क्रीमिंग कहाँ जाएगी, तो डाउनवर्ड जाएगी। अगर पूछे कि O/W है तो कहाँ जाएगी, अपवर्ड जाएगी। तो मैंने इसको याद करने की ट्रिक ही बना दी है कि जहाँ पे ऑयल रहेगा वहीं पे क्रीमिंग जाएगी। अब हम इमल्सन के एवोल्यूशन टेस्ट पैरामीटर देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक अच्छे इमल्सन के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहला है ग्लोब्यूल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप बहुत बड़े फार्मास्यूटिक्स के साइंटिस्ट हो या आप F&D फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, तो आप अगर इमल्सन डोजेस फॉर्म बना रहे हो तो सबसे पहले आप देखोगे कि ग्लोब्यूल की साइज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इमल्सन के अंदर। तो सपोज करो ये इसके अंदर इमल्सन इस बोतल के अंदर, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखो ये ग्लोब्यूल्स इस तरह से इमल्सन के डिस्ट्रीब्यूट है। तो एक तो इसकी साइज़ बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी साइज रहेगी तो एक साथ मिल जाएंगे और क्या हो जाएगा, वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल बना के फेज का सेपरेशन हो जाएगा। पर एक ग्लोब्यूल एक छोटी साइज़ के और ऊपर से क्या है, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब सभी ग्लोब्यूल्स की साइज़ एक है। तो सपोज करो अगर एक साइज़ के अगर ग्लोब्यूल इस टाइप के रहते हैं एक साइज़ के, तो इनके बीच में क्या है कि छोटा छोटा स्पेस रहेगा इन दोनों के बीच में। तो जब स्पेस रहेगा तो ये ग्लोब्यूल्स आपस में मिल नहीं पाएंगे। पर अगर हेट्रोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट, एक बड़ा एक छोटा फिर एक बड़ा फिर एक छोटा, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये छोटा बड़े के अंदर मिल जाके एक बहुत बड़ा ग्लोब्यूल बना देता है। इसको बोलते हैं कोलेसेंस बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिर जैसे बड़ा ग्लोब्यूल बनेगा फिर इसी तरह एक और छोटा इससे जुड़ जाएगा। इस तरह से होगा क्या कि फाइनली फेज़ का सेपरेशन हो जाएगा, मतलब जो ऑयल फेज़ है वो ऊपर आ जाएगी, जो वाटर फेज़ वो नीचे आ जाएगी। इस तरह से पूरा फेज़ सेपरेशन हो जाता है। तो इसलिए क्या हमें होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ग्लोब्यूल का। तो ये कई बार क्या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। इसके बाद केमिकल एवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ड्रग का जो API है वो उसकी केमिकल एवोल्यूशन करते हैं, उसका किस तरह से केमिकल इनकम्पेबिलिटी होती है इमल्सन के साथ। कई बार इससे होता है इनकम्पेबिलिटी हो जाती है। इसके बाद हम एक्सीलरेट स्टेबिलिटी चेक करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको हीटिंग करके चेक करेंगे कौन से टेम्परेचर तक वो इमल्सन स्टेबल रह रहा है और कहाँ तक ये इसकी जो फेज सेपरेशन नहीं होता है, वो सब चीज़ें इसमें चेक की जाती है। और ड्रग डिग्रेड कब हो रही है वो भी चेक की जाती है। इसके बाद हम माइक्रोवेव इरिडेशन वाला टेस्ट देखेंगे। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इमल्सन को ऐसे लेते हैं, ये इमल्सन के ग्लोब्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट है, हम क्या करते हैं माइक्रोवेव से यहाँ इसको ऊपर से हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। कुछ टाइम तक हम हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका अपर लेयर और जो डाउनवर्ड लेयर है इसका टेम्परेचर डिफरेंस चेक करते हैं। अगर टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा कम है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या स्टेबल और अच्छा वाला इमल्सन है।
अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, ऊपर वाली फेज बहुत ज़्यादा हीट है, नीचे वाली हीटिंग इतनी नहीं है, तो इसका मतलब ये इमल्सन क्या अनस्टेबल है। इसमें मतलब में भी दोनों फेज डिफरेंस ज़्यादा आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये भी टेम्परेचर डिफरेंस चेक किया जाता है माइक्रोवेव इरिडेशन के अंदर। फिर हम विस्कोसिटी टेस्ट देखेंगे कि हम देखेंगे कि इमल्सन के अंदर दो फेज रहती है, एक होती है कंटिन्यूस फेज रहती है, एक डिस्पर्स फेज रहती है जो कम वाली फेज। इन दोनों का जो विस्कोसिटी और डेंसिटी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये हमेशा कम रहना चाहिए, या फिर दोनों इक्वल होनी चाहिए, या फिर डिफरेंस दोनों के बीच में कम होना चाहिए। तो क्या है कि ईजिली फेज सेपरेशन नहीं होगा। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है तो दोनों फेज एक दूसरे से अलग हो जाएगी। इसके बाद फेज वॉल्यूम, तो ये भी चेक किया जाता है कि आपको पता है दो फेज रहती है, एक ऑयल रहती है, एक वाटर फेज रहती है, तो कितना अमाउंट ऑयल होना चाहिए वाटर के अंदर। तो जो आइडियल जो है वो तो हम 50-50 रखनी चाहिए हमें कि भाई दोनों 50-50 हो, पर हम मैक्सिमम 75-25 अलाउ करते हैं, मतलब 25% ऑयल है, 70% वाटर चल सकता है। अगर ऐसा हो कि 80% वाटर हो और 20% ऑयल है तो वो इमल्सन स्टेबल नहीं रहता। तो मैक्सिमम 75-25 तक हम इसका फेज वॉल्यूम रख सकते हैं, पर आइडियल जो है वो 50-50 रहता है, दोनों 50-50 कंडीशन रहनी चाहिए। फेज वॉल्यूम के बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो 75-25 याद रखना, ये एक लिमिट है। अब हम इमल्सन की स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे। तो पहली इसकी प्रॉब्लम है वो है फेज इन्वर्जन। कई बार क्या होता है कि W/O इमल्सन है या फिर O/W है, ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। अब देखो सपोज करो वाटर पहले ज़्यादा था, पर आपने बहुत सारा टाइम तक रखा इसको, वाटर इवोपरेट हो गया, तो हुआ क्या, ये O/W में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब एक इमल्सन का फॉर्म दूसरे इमल्सन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक फेज कम हो जाती है, दूसरी फेज ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं फेज इन्वर्जन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फेज इन्वर्जन का मतलब क्या है। और फेज इन्वर्जन कब होगी, जब हम वोलेटाइल लिक्विड्स यूज़ करते हैं। तो वोलेटाइल लिक्विड क्या कम कुछ टाइम बाद तो उड़ जाते हैं, तो बाद में क्या दूसरी जो फेज पहले कम थी फिर बाद में वो बढ़ जाती है। अब कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे। जो देखो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम इमल्सन बनाते हैं, तो इमल्सन इस टाइप का बनता है, तो क्रीमिंग होना। क्रीमिंग मतलब जो एक फेज है उसके ग्लोबुल ऊपर सेटल हो जाना, बाकी वाले के नीचे हो जाना। तो देखो इसमें ऑयल के फेज ऊपर है, तो ये कौन सा होगा, O/W वाला इमल्सन होगा। अगर ऑयल के फेज नीचे होते तो कौन सा हो जाता, W/O वाला, जो अभी हमने पीछे देखा है। फिर है सेडिमेंटेशन। कई बार क्या होता है छोटे छोटे ग्लोबुल नीचे बैठ जाते हैं। अब होता क्या है कि देखो छोटे ग्लोबुल है, बड़े ग्लोबुल हैं, ये आपस में मिल जाएंगे। जब ये आपस में मिल जाएंगे तो एक ग्रुपिंग बना देंगे इस टाइप का, तो इसको बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन बोलते हैं। फिर ये ग्रुपिंग की वजह से क्या होता है कि छोटा बड़े वाले के साथ मिलके एक बहुत बड़ा ग्लोबुल बना देता है, उसको हम कोलेसेंस बोलते हैं। फिर जब कोलेसेंस बन जाता है फिर ये बड़े बड़े ग्लोबुल भी मिल जाते हैं, तो फिर क्या होता है ब्रेकिंग हो जाता है, मतलब ऑयल फेज ऊपर आ जाएगी, वाटर फेज नीचे चली जाएगी। तो ये जो ब्रेकिंग वाला स्टेप है ये क्या इरिवर्सिबल है। जब एक बार इमल्सन ब्रेक हो गया, मतलब क्रैकिंग हो गया इमल्सन के अंदर, तो वापस हम पीछे बैक नहीं जा सकते। ये रिवर्सिबल स्टेप नहीं है, ये इरिवर्सिबल स्टेप है। बट अगर अपना इमल्सन की जो स्टेबिलिटी यहाँ तक है कि अपना कोलेसेंस हुआ है, तो अगर हम इसको सेक करेंगे तो ये वापस स्टेबल इमल्सन बन जाएगा, इस टाइप का स्टेबल इमल्सन हो जाएगा। पर अगर एक बार ब्रेक हो गया इमल्सन, दोनों फेज डिफरेंट हो गई, फिर आप कितना भी सेक कर लो ये इमल्सन वापस इस फेज में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी फेज इरिवर्सिबल है। तो आफ्टर ब्रेकिंग इमल्सन क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। कोलेसेंस, फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन यहाँ तक ठीक है। जितनी भी बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म रहती है इसके ऊपर लिखा रहता है कि यूज़ बिफोर सेक, मतलब यूज़ करना है सेक करके इसको यूज़ करना है, तो इसीलिए लिखा रहता है ताकि सेक करेंगे तो वापस ये फेज क्या है इस स्टेबल फॉर्म के अंदर आ जाए। अब हम एमल्सीफाई एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एमल्सीफाई एजेंट पहले तो देखेंगे नेचुरल एमल्सीफाई एजेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें प्लांट का अकेसिया है जिसकी HLB वैल्यू 8 है। फिर ट्रगाकेन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसकी HLB वैल्यू 12 है। ये क्या दोनों नेचुरल एमल्सीफाई एजेंट है। एमल्सीफाई एजेंट का काम क्या रहता है, ये जो ग्लोब्यूल्स या जो पार्टिकल सस्पेंशन रहते हैं ये आपस में मिले ना, वो एक दूसरे से दूर रहें और सस्पेंडेड रहे। एक साथ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, फेज सेपरेशन हो जाएगा, ब्रेकिंग हो जाएगा। तो मतलब हम इमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए हम इमल्सीफाई एजेंट यूज करते हैं। ये इमल्सीफाई एजेंट क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन रहती है उसको ये कम करते हैं। इसके बाद एनिमल से निकलने वाला इमल्सिव एजेंट कौन सा, वो है जिलेटिन, जो बोन से निकलता है, जो हमने कैप्सूल में पढ़ा है। 2 टाइप के जिलेटिन रहते हैं, जिलेटिन ए और जिलेटिन बी। इसके बाद मिनरल का एग्जांपल है, मिनरल में क्ले है और वेगम है और क्योलिन है, तो ये सब यूज़ किए जाते हैं। सिंथेटिक के अंदर हम कार्बापोल 934 ये लेते हैं, जिसको हम पॉलीएक्राइलिक एसिड भी बोलते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल है PVP पॉलीविनाइल पायरोलिडिन, ये भी हम ऐसे एमल्सीफाई एजेंट लेते हैं। इनके नाम आपको याद रहने चाहिए।
और भी इमल्सिव एजेंट है जैसे कि सोडियम ऑयलेट, तो इसकी जो HLB वैल्यू कितनी है, तो 18 है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट, इसकी HLB वैल्यू 3.8 है। तो कुछ ही इमल्सन जिनकी HLB वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि केसिया, टगाकेन, सोडियम ऑयलेट, सोडियम मोनोस्टीरेट, इनकी HLB वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब हम एनायनिक इमल्सिफायर एजेंट देखेंगे। एनायनिक मतलब क्या है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता हो। तो इसके अंदर लोरिक एसिड आता है, पाल्मिटिक एसिड आता है, मारिस्टिक एसिड आता है, ऑयलिक एसिड आता है, सोडियम लोराइल सल्फेट आता है। तो SLS के बारे में तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्या है, एनायनिक इमल्सिफायर एजेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि लोरिक एसिड के अंदर कार्बन कितने रहते हैं, तो 12 रहते हैं। पाल्मिक एसिड के अंदर कितने रहते हैं, 16 कार्बन रहते हैं। मारिस्टिक के अंदर कितने रहते हैं, तो 14 कार्बन रहते हैं। ऑयलिक के अंदर शायद 18 रहते हैं। इसी तरह सोडियम लोराइल सल्फेट के अंदर कितने रहते हैं पता नहीं, बट इसका HLB वैल्यू 40 रहता है। ये आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन। 40 इसका HLB वैल्यू रहता है। जब HLB वैल्यू ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या, वाटर सोल्यूबल टाइप का इमल्सन है, इमल्सिफाई एजेंट है। तो ये वाटर सोल्यूबल जो इमल्सन होते हैं, जैसे कि O/W, उनमें ये SLS यूज किया जाता है। ये SLS को हम शैम्पू में भी यूज करते हैं। ये फोमिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। इसके बाद केटानिक इमल्सन, इसके अंदर बेंजल कोडियम क्लोराइड और सिट्रीमाइड यूज करते हैं। इन दोनों के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब इन बेंजल कोडियम क्लोराइड और सिट्रीमाइड को हम क्रीम में भी यूज करते हैं। तो क्रीम भी क्या एक टाइप का इमल्सन ही है, तो उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। बट वहाँ पर जब हम इसको यूज करते हैं, इसका एक और बेनिफिट है। वो क्या है, जब हम इसको 0.01 to 0.02 कंसनट्रेशन में यूज़ करते हैं, तो ये एज ए एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी देता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि केटानिक इमल्सिफायर एजेंट है, ये एज ए एंटीबैक्टीरियल एक्शन देता है, कौन सी कंसनट्रेशन पे देता है, तो ये कंसनट्रेशन है। केटानिक इमल्सिफायर एजेंट वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। नेक्स्ट जो इमल्सिफायर एजेंट है वो है नॉन आयनिक। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉन आयनिक इमल्सिफायर एजेंट का एग्जाम्पल बताओ। तो उसके अंदर 2 एग्जाम्पल आते हैं, एक आता है ट्विन, दूसरा आता है स्पान। ये ट्विन है, ये वाटर सोल्यूबल लेता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और ये स्पान है, ये क्या ऑयल सोल्यूबल लेता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं W/O इमल्सन में, और इसको हम यूज़ करते हैं O/W इमल्सन में। जहाँ वाटर फेज ज़्यादा है वहाँ पे हम ट्विन का यूज़ करते हैं। ट्विन की HLB वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू स्पान। अब क्वेश्चन आता है कि ट्विन को केमिकली इसका नाम क्या है, तो पॉलीऑक्सी इथाइलिन सोर्बिटन। और स्पान का क्या है, सोर्बिटन एस्टर बोलते हैं इसको। एस्टर है तो मतलब ये ऑयल सोल्यूबल है। ये पॉलीऑक्सी इथाइलिन आ गया तो मतलब ये वाटर सोल्यूबल है। अब ये ट्विन के भी बहुत सारे टाइप है और इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार आया है। इसको आप एक बार याद कर लो, फिर आप कभी इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ट्विन 20, ट्विन 40, ट्विन 60, ट्विन 80, मतलब ये बढ़ते क्रम में 20, 40, 60, 80, जैसे आपको याद रखना है 20-20 के गैप में। फिर अब ये जो ट्विन 20, इसका नाम क्या है, तो आप इसकी फुल फॉर्म है लिप्सो, LPSO। तो देखो सोर्बिटन मोनोलोरिएट, मतलब आगे वाला कॉमन रहेगा, सोर्बिटन मोनो सब में कॉमन रहेगा, लास्ट में लोरिएट मतलब 20, ट्विन 20। ये जो ट्विन 20 है, इसका नाम क्या है, सोर्बिटन मोनोलोरिएट, L मतलब लोरिएट, और इसकी HLB वैल्यू क्या 17 रहती है। फिर इसके बाद ट्विन 20 में क्या P आ रहा है, तो सोर्बिटल मोनोपाल्मेटेड, इसकी जो HLB वैल्यू वो कितनी रहती है, 16 रहती है, थोड़ी कम रहती है। HLB इसकी 17 रहती है 20 की, और इसकी 16 रहती है। फिर है ट्विन 60, इसको हम S मतलब स्टीरेट, तो सोर्बिटन मोनोस्टीरेट, इसकी HLB वैल्यू 15 रहती है। फिर ट्विन 80, जिसको बोलते हैं सोर्बिटन मोनो ऑयलिएट, लास्ट में ऑयलिएट है, इसकी वैल्यू रहती है HLB 14.5। तो मैं इसको एग्जाम में कैसे याद करता हूँ कि जब इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, देखो मैं पहले 20, 40, 60, 80 लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिप्सो लिख लेता हूँ, LPSO। तो देखो ये लोरिएट है, पाल्मिट है, स्टीरेट है, ऑयलिएट है। फिर इसके बेसिस में मुझे पता है 20 की सबसे ज़्यादा HLB वैल्यू 17, इसकी कम है थोड़ी 16, इसकी 15, उसकी 14.5। अब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम स्पान की वैल्यू देखेंगे, स्पान की। तो स्पान में भी क्या रहता है कि 20, 40, 60, 80 रहता है। इसी तरह यहाँ पे भी लिप्सो वाली फुल फॉर्म रहेगी, सेम याद रखनी है, LPSO। तो यहाँ के सोर्बिटल मोनोलोरिएट स्पान 20 को बोलते हैं, सोर्बिटल मोनोपाल्मिटेट 40 को बोलते हैं, 60 को बोलते हैं स्टीरेट, और 80 को ऑयलिएट। एग्जैक्टली ट्विन के जैसा ही है, पर यहाँ वैल्यू जो स्टार्ट होती है आपको पता है ये ऑयल सोल्यूबल है, तो इसकी HLB वैल्यू 8.5, फिर डिक्रीज हो रही है 5, फिर 4.7, फिर 4.3। इस तरह 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली याद हो जाएगा, और एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन इसका नहीं निकलेगा, आप मतलब कर लोगे आराम से।
अब हम HLB वैल्यू के बारे में देखेंगे। तो देखो HLB वैल्यू की एक स्केल लेती है, कौन सी स्केल पे कौन सा इमल्सिफाई एजेंट आता है इसके बारे में एग्जाम क्वेश्चन आता है। देखो 0 से 3 के बीच में एंटी फॉर्मिंग रहता है, याद रखना है। फिर आपको 3 से 8 याद रखना है कौन सा रहेगा, तो W/O रहता है। फिर 8 से 16 कौन सा रहता है, तो आपको पता है O/W रहता है। जो ये 3 तो आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। इसके बाद कुछ और देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे वेटिंग एजेंट की। तो वेटिंग एजेंट की जो रहती है वो कहाँ रहती है, 7 से 9 के बीच में वेटिंग एजेंट रहता है, ये वेटिंग एजेंट। फिर को एग्जाम में आता है कि डिटर्जेंट की किसके बीच में रहती है, तो 13 से 16 के बीच में। सोलिबलाइजिंग एजेंट की 15 से 18 के बीच में, सबसे ऊपर सोलिबलाइजिंग की रहती है। इस तरह से आपको याद रखना है। सबसे पहले आप एंटी फॉर्मिंग, फिर W/O, फिर O/W, फिर उसके बाद वेटिंग एजेंट, फिर डिटर्जेंट, फिर आप सोलिबलाइजिंग एजेंट। इस तरह से याद करो और ये 5-6 वैल्यू आपको ईजिली याद हो जाएगी। अब हम मेथड देखेंगे इमल्सन के प्रिपरेशन के। तो तीनों के नाम पहले याद रख लो। इमल्सन बनाने के 3 मेथड रहते हैं, एक होता है ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, फिर है बॉटल गम मेथड। ड्राई गम में आपको पता है इसमें इमल्सिफाई एजेंट लेंगे और एक फेज लेंगे, उसके साथ हम क्या मिक्स करेंगे, फिर दूसरी फेज डालते हैं। वेट गम में क्या करते हैं, पहले लिक्विड मीडिया लेते हैं, फिर उसके अंदर हम इमल्सिफाई एजेंट डाल के मिक्स करके फिर लास्ट में हम दूसरी फेज डालते हैं। तो ये वेट गम में कभी इसके बारे में पूछेंगे नहीं कि इसके अंदर क्या करते हैं, बट नाम आपको पता होना चाहिए। फिर ये बोतल गम है। बोतल गम में क्या करते हैं, एक बोतल बड़ी सी ले लेते हैं, उसके अंदर हम डाल देंगे इमल्सिफाई एजेंट और अपना जो मटेरियल है सारा लिक्विड फेज, फिर उसको हम सेक करेंगे बोतल को, जिससे क्या होगा ये अपना इमल्सन बन जाएगा। तो ये जो बोतल गम मेथड है ये क्या पूरा पैक रहता है, तो इसमें इवोपरेशन नहीं होता। तो जो वोलेटाइल लिक्विड है उनके लिए बोतल गम मेथड का यूज़ किया जाता है। तो ये याद रखना है, तीनों मेथड के नाम याद रखना है, वेट गम, ड्राई गम, बोतल गम। बोतल गम वोलेटाइल मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। कई बार HLB वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब HLB 16 वाला जो इमल्सिफाई एजेंट है उसका 50% पार्ट हम मिक्स करते हैं HLB 5 वाले इमल्सन के 50% वाले पार्ट के अंदर, तो जो लास्ट में अपने को जो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो HLB वैल्यू मिलेगी वो कितनी रहेगी। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो आपको पता है कैसे करते हैं, 100 में से 50% हमने मिक्स किया, कौन सा, 16% वाला। फिर इसको हमने किसके साथ मिक्स किया, तो हमने 50% 100 में से 5 वाले के साथ मिक्स किया। तो इन दोनों कैलकुलेशन करोगे इस वाले पोर्शन का तो आपका आंसर 8 आएगा, और इसका करोगे तो 2.5 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर 10.5 आएगा। 10.5 HLB वाला इमल्सन अपने को मिलेगा। इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा है। जैसे देखो क्या है, ये बोल रहा है कि 16 HLB वाला इमल्सिफाई एजेंट है, ये इसकी HLB वैल्यू 16 है। दूसरा इमल्सिफाई एजेंट है जिसका क्या है 5 HLB वैल्यू है, तो इसका 50% हम ले लें और इसका भी 50% ले लें, और मिलके हमने एक और इमल्सिफाई एजेंट बनाया, उसकी HLB वैल्यू क्या होगी ये आपको पता करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं। अब 50 की जगह 25 होगा तो ऊपर यहाँ 25 आ जाएगा, 100 में से 30 आए तो 30 हो जाएगा, जितना भी HLB वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये सारा कैलकुलेशन हम पोसोलॉजी में भी देखेंगे आगे, तो अभी भी आप इसको याद कर सकते हो। एल्कोहल की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब हम चीज़ आगे देखेंगे, बट अभी आप यहाँ एग्जांपल याद कर सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन जीपीएट में 1-2 बार पूछा गया है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।